न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गुड़गांव और चुनी तहसील के तहसीलदार का अजब गजब कारनामा। तो ईंट भट्टों पर काम करते हुए 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर त्रिपुरा के डिजिटल शासन को पूरे देश में मान्यता प्राप्त बोले किरण। पारंद बुद्ध विहार थाना में बुद्ध जयंती बनाई गई। तो खबरें विस्तार से। गुड़गांव और चुनी तहसील के तहसीलदार का अजब गजब कारनामा। गुड़गांव और चुनी तहसील के तहसीलदार का अजब गजब कारनामा। महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के घर की उड़ा रहे हैं धज्जियां। एक तरफ जनता को मुफ्त में रेती देने का वादा कर रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुड़े की। जीरा के हिसाब से जितने भी तालाब होते हैं उन तालाबों की मिट्टी या उससे निकलने वाला मालवा या सरकारी यंत्रणा के सरकारी रास्तों के उपयोग में लाना होता है। लेकिन मुरगांव और चुनी तहसील के तहसीलदार अनिरुद्ध कामले उसे जीर की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खुद तहसीलदार अनिरुद्ध कामले मोटी कमाई कर रहे हैं। हाल ही में मोरगांव अर्जुनी के तहसीलदार अनिरुद्ध कामले ने एक परिपत्र दिया है, जिसमें तालाब में से निकलने वाली मिट्टी और मालवा यह सरकारी यंत्रणा के रास्तों पर डालना होता है। लेकिन परिपत्र देने के बाद खुद 15 दिन की छुट्टी पर चले गए और जिसके नाम से परिपत्र दिया गया है वह मोरगांव अर्जुनी तहसील के शहर में उसे मलबे को बेचने का काम कर रहा है। मुरगांव अर्जुनी के तहसीलदार अनिरुद्ध कामले पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की मांग मुरगांव अर्जुनी की जनता ने की है। बता रॉयल्टी बता, रॉयल्टी बता। किती रॉयल्टी आहे तुझ्याजवळ? काओ हा रॉयल्टी कहाँ से ला रहे हैं? हाँ अपना क्या नाम है तेरा? उमराज। उमराज आडनाम? कावड़े। हाँ कावड़े। कावड़े। किसका ट्रैक्टर है? विश्वनाथ बालबुद्धे। विश्वनाथ बालबुद्धे का। बढ़ते अगली खबर की ओर। दो ईंट भट्टों पर काम करते हुए 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दो ईंट भट्टों पर पहचान छुपाकर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 5 महीने से काम कर रहे थे। पूछताछ में स्वीकारा है कि 12 वर्ष पूर्व घुसपैठ के जरिए देश में दाखिल हुए थे और कई प्रदेशों में मजदूरी करते हुए यहाँ पहुंचे थे। बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक में SSP श्लोक कुमार ने अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ जिले भर में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार दोपहर नौह झील थाना पुलिस ने जरैलिया सेवपट्टी स्थित RBS ईंट उद्योग एवं मोदी ईंट उद्योग खासपुर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। भट्टों पर काम कर रहे मजदूरों की बातचीत पर शक हुआ। इनका कहना था कि वे बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। स्थानीय अभिसूचना इकाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची और 90 लोगों को जनता इंटर कॉलेज परिसर में लाया गया। यहां CO मांट गुंजन सिंह ने पुरुषों से अलग अलग पूछताछ की तो सच सामने आ गया। उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष पूर्व देश में दाखिल हुए थे। यहाँ से पहले राजस्थान, हरियाणा और गाजियाबाद में अलग अलग जगह काम कर रहे थे। 5 महीने से ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। SSP ने बताया है कि पकड़े गए 90 बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। दो ईंट भट्टों पर पहचान छुपाकर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 5 महीने से काम कर रहे थे। पूछताछ में स्वीकारा है कि 12 वर्ष पूर्व घुसपैठ के जरिए देश में दाखिल हुए थे और कई प्रदेशों में मजदूरी करते हुए यहाँ पहुंचे थे। बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई।
बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी श्लोक कुमार ने अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ जिले भर में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार दोपहर नौझील थाना पुलिस ने जरैलिया सेवपट्टी स्थित आरबीएस ईट उद्योग एवं मोदी ईट उद्योग खासपुर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। भट्टों पर काम कर रहे मजदूरों की बातचीत पर शक हुआ। इनका कहना था कि वे बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। स्थानीय अभिसूचना इकाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची और 90 लोगों को जनता इंटर कॉलेज परिसर में लाया गया। यहां सीओ मांट गुंजन सिंह ने पुरुषों से अलग अलग पूछताछ की तो सच सामने आ गया। उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष पूर्व देश में दाखिल हुए थे। यहाँ से पहले राजस्थान, हरियाणा और गाजियाबाद में अलग अलग जगह काम कर रहे थे। 5 महीने से ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया है कि पकड़े गए 90 बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। 2 ईंट भट्टों पर पहचान छुपाकर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 5 महीने से काम कर रहे थे। पूछताछ में स्वीकारा है कि 12 वर्ष पूर्व घुसपैठ के जरिए देश में दाखिल हुए थे और कई प्रदेशों में मजदूरी करते हुए यहाँ पहुंचे थे। बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी श्लोक कुमार ने अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ जिले भर में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार दोपहर नौझील थाना पुलिस ने जरैलिया सेवपट्टी स्थित आरबीएस ईट उद्योग एवं मोदी ईट उद्योग खासपुर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। भट्टों पर काम कर रहे मजदूरों की बातचीत पर शक हुआ। इनका कहना था कि वे बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। स्थानीय अभिसूचना इकाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची और 90 लोगों को जनता इंटर कॉलेज परिसर में लाया गया। यहां सीओ मांट गुंजन सिंह ने पुरुषों से अलग अलग पूछताछ की तो सच सामने आ गया। उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष पूर्व देश में दाखिल हुए थे। यहाँ से पहले राजस्थान, हरियाणा और गाजियाबाद में अलग अलग जगह काम कर रहे थे। 5 महीने से ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया है कि पकड़े गए 90 बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, इनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होते जाएंगे हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर भड़की कांग्रेस। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है। देवड़ा ने बयान दिया था कि भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देवड़ा के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने देवड़ा के बयान पर नाराजगी जताई। श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों के सामने नतमस्तक है। यह कहना है कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जो सेना हमारे सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, जिस सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस सेना के बारे में ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है और बीजेपी के लोग लगातार ये पाप कर रहे हैं। बीजेपी में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। डिप्टी सीएम देवड़ा का बयान बाहर आने पर कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जगदीश देवड़ा से पहले राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने जो घिनौनी बात कही है, उससे पूरा देश हैरान है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है। देवड़ा ने बयान दिया था कि भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देवड़ा के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने देवड़ा के बयान पर नाराजगी जताई। श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों के सामने नतमस्तक है। ये कहना है कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जो सेना हमारे सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, जिस सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस सेना के बारे में ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है और बीजेपी के लोग लगातार ये पाप कर रहे हैं। बीजेपी में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। डिप्टी सीएम देवड़ा का बयान बाहर आने पर कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जगदीश देवड़ा से पहले राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने जो घिनौनी बात कही है, उसे पूरा देश हैरान है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है। देवड़ा ने बयान दिया था कि भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देवड़ा के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने देवड़ा के बयान पर नाराजगी जताई। श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों के सामने नतमस्तक है। ये कहना है कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जो सेना हमारे सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, जिस सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस सेना के बारे में ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है और बीजेपी के लोग लगातार ये पाप कर रहे हैं। बीजेपी में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। डिप्टी सीएम देवड़ा का बयान बाहर आने पर कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जगदीश देवड़ा से पहले राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने जो घिनौनी बात कही है, उसे पूरा देश हैरान है। You've just heard the two videos where the Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh BJP, Jagdish Devada, says that the entire Indian army and our brave soldiers are bowing at the feet of Narendra Modi. Can you imagine any single Indian ever saying something as blasphemous and as brazenly shameless as that? The entire country is grateful for what our armed forces have done. Our armed forces have consistently taught a lesson to our enemies. Our armed forces divided Pakistan into two. We have always given a befitting reply in 65, in 71, in 99, and even after the Pahalgam terror strike. Our armed forces taught Pakistan a lesson, brought Pakistan to its knees. Our armed forces consistently have destroyed camps of terror in Pakistan. And to then say that these armed forces are lying at the feet of Narendra Modi is a brazen violation of what this country feels for our armed forces, which is absolute respect. We honor their valor, we honor their supreme sacrifice, and our heads bow as far as our armed forces is concerned. The reality is that these armed forces protect not just our borders, but they also protect our territorial integrity. They are the ones because of whom our people live safely and because of whom we work the way we do. They guard us from the glaciers of Siachen to the deserts of Rajasthan. And to then be told that they are bowing before and actually at the feet of Prime Minister Narendra Modi is an insult that no Indian is willing to take. बढ़ती अगली खबर। त्रिपुरा के डिजिटल शासन को पूरे देश में मान्यता प्राप्त, बोले किरण गिट्टी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव किरण गिट्टी ने कहा है कि त्रिपुरा सरकार अपने पारदर्शी और सुचारू प्रशासन के लिए जानी जाती है। हमारे राज्य की डिजिटल शासन को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। हमने बेहतरीन डिजिटलीकरण प्रक्रियाएं, डिजिटल आईडी और मजबूत सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किए हैं। नतीजतन सरकार के पास बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। अब एआई टूल का उपयोग करके हमारा लक्ष्य बेहतर निर्णय लेना, बेहतर तरीके से काम करना, भविष्य के रुझानों के लिए डेटा का विश्लेषण करना और साक्ष्य आधारित डेटा संचालित
नीतियों को लागू करना है। पहले कई सरकारी प्रक्रियाएं मैनुअल और श्रम महंती, आज AI टूल का लाभ उठाकर ये प्रक्रियाएं बहुत तेज और आधुनिक कुशल हो गई, जिसका अंततः जनता को लाभ मिल रहा है। उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की। सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और IT अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव किरण गिट्टी ने कहा है कि त्रिपुरा सरकार अपने पारदर्शी और सुचारू प्रशासन के लिए जानी जाती है। हमारे राज्य की डिजिटल शासन को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। हमने बेहतरीन डिजिटलीकरण प्रक्रियाएं, डिजिटल ID और मजबूत सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किए हैं। नतीजतन सरकार के पास बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। अब AI टूल का उपयोग करके हमारा लक्ष्य बेहतर निर्णय लेना, बेहतर तरीके से काम करना, भविष्य के रुझानों के लिए डेटा का विश्लेषण करना और साक्ष्य आधारित डेटा संचालित नीतियों को लागू करना है। पहले कई सरकारी प्रक्रियाएं मैनुअल और श्रम महंती, आज AI टूल का लाभ उठाकर ये प्रक्रियाएं बहुत तेज और आधुनिक कुशल हो गई, जिसका अंततः जनता को लाभ मिल रहा है। उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की। सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और IT अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव किरण गिट्टी ने कहा है कि त्रिपुरा सरकार अपने पारदर्शी और सुचारू प्रशासन के लिए जानी जाती है। हमारे राज्य की डिजिटल शासन को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। हमने बेहतरीन डिजिटलीकरण प्रक्रियाएं, डिजिटल ID और मजबूत सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किए हैं। नतीजतन सरकार के पास बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। अब AI टूल का उपयोग करके हमारा लक्ष्य बेहतर निर्णय लेना, बेहतर तरीके से काम करना, भविष्य के रुझानों के लिए डेटा का विश्लेषण करना और साक्ष्य आधारित डेटा संचालित नीतियों को लागू करना है। पहले कई सरकारी प्रक्रियाएं मैनुअल और श्रम महंती, आज AI टूल का लाभ उठाकर ये प्रक्रियाएं बहुत तेज और आधुनिक कुशल हो गई, जिसका अंततः जनता को लाभ मिल रहा है। उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की। सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और IT अधिकारियों ने भाग लिया। त्रिपुरा सरकार की पहचान है बहुत ही ट्रांसपेरेंट और वेल नीट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे राज्य का डिजिटल गवर्नेंस पूरे देश में जाना जाता है। हमारे बहुत अच्छे डिजिटाइजेशन प्रोसेसेस हुए हैं, डिजिटल ID सभी सिटीजन की हुई है, अच्छे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है। तो गवर्नमेंट का जो बिग डेटा है, इसको अभी AI टूल के माध्यम से अच्छे डिसीजन लेने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए, डाटा एनालिटिक्स से फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए और एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, डेटा ड्रिवन पॉलिसी जिसको बोला जाता है कि गवर्नमेंट का काम जो पहले मैन्युअली लेबोरियस प्रोसेस में होता था, वो आज AI टूल यूज करके बहुत ही स्पीड से, एफिशिएंसी से, जिससे कि पब्लिक को ज्यादा बेनिफिट हो, तो इसके माध्यम से करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन है, उनके साथ हमने आज का वर्कशॉप किया है। इसमें सभी सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और IT नोडल ऑफिसर मौजूद थे। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने प्रशासन को और सिटीजन सर्विसेज की डिलीवरी को और इम्प्रूव करेगा और इससे हमारे राज्य की जो प्रगति हो रही है उसको और तेजी से हमें विकसित त्रिपुरा करने में इसकी मदद होगी। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। आनंद बुद्ध विहार थाना में बुद्ध जयंती मनाई गई। भंडारा द रजिस्टर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा आनंद बुद्ध विहार थाना जवाहर नगर में गुरुवार 15 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे आनंद बुद्ध विहार में सामूहिक बुद्ध वंदना के साथ हुई। इसके बाद सुबह 8:45 से बौद्ध भाई बहनों द्वारा रैली निकाली गई। रैली में प्रत्येक बौद्ध भाई बहन के पास उन 27 बौद्धों की तस्वीरें थी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध बन गए थे। यह जुलूस आनंद बुद्ध विहार थाना से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी तक निकाला गया। सुबह 10:15 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी पहुंची। जुलूस में शामिल बौद्ध भाई बहनों को नींबू पानी बांटा गया। इसके बाद जुलूस सुबह 10:40 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी से निकलकर दोपहर 12 बजे आनंद
बुद्ध विहार थाना पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि जुलूस दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोर बौद्ध ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन सुधीर बौद्ध ने किया। मुख्य अतिथि वासुदेव बौद्ध, राहुल बौद्ध, शिल्पा बौद्ध, उदय बौद्ध, राजकुमार बौद्ध थे। विशिष्ट अतिथि नरेंद्र मेढ़े सर, शिलवंत रंगारी सर, गोस्वामी राजेश उके और आनंद बुद्ध विहार थाना ट्रस्ट के अध्यक्ष दीनदयाल देश भतार थाना के बुद्ध उपासक थे। भंडारा द रजिस्टर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा आनंद बुद्ध विहार थाना जवाहर नगर में गुरुवार 15 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे आनंद बुद्ध विहार में सामूहिक बुद्ध वंदना के साथ हुई। इसके बाद सुबह 8:45 से बौद्ध भाई बहनों द्वारा रैली निकाली गई। रैली में प्रत्येक बौद्ध भाई बहन के पास उन 27 बौद्धों की तस्वीरें थी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध बन गए थे। यह जुलूस आनंद बुद्ध विहार थाना से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी तक निकाला गया। सुबह 10:15 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी पहुंची। जुलूस में शामिल बौद्ध भाई बहनों को नींबू पानी बांटा गया। इसके बाद जुलूस सुबह 10:40 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी से निकलकर दोपहर 12 बजे आनंद बुद्ध विहार थाना पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि जुलूस दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोर बौद्ध ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन सुधीर बौद्ध ने किया। मुख्य अतिथि वासुदेव बौद्ध, राहुल बौद्ध, शिल्पा बौद्ध, उदय बौद्ध, राजकुमार बौद्ध थे। विशिष्ट अतिथि नरेंद्र मेढ़े सर, शिलवंत रंगारी सर, गोस्वामी राजेश उके और आनंद बुद्ध विहार थाना ट्रस्ट के अध्यक्ष दीनदयाल देश भतार थाना के बुद्ध उपासक थे। भंडारा द रजिस्टर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा आनंद बुद्ध विहार थाना जवाहर नगर में गुरुवार 15 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे आनंद बुद्ध विहार में सामूहिक बुद्ध वंदना के साथ हुई। इसके बाद सुबह 8:45 से बौद्ध भाई बहनों द्वारा रैली निकाली गई। रैली में प्रत्येक बौद्ध भाई बहन के पास उन 27 बौद्धों की तस्वीरें थी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध बन गए थे। यह जुलूस आनंद बुद्ध विहार थाना से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी तक निकाला गया। सुबह 10:15 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी पहुंची। जुलूस में शामिल बौद्ध भाई बहनों को नींबू पानी बांटा गया। इसके बाद जुलूस सुबह 10:40 से सुगत बुद्ध विहार पारसोड़ी से निकलकर दोपहर 12 बजे आनंद बुद्ध विहार थाना पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि जुलूस दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोर बौद्ध ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन सुधीर बौद्ध ने किया। मुख्य अतिथि वासुदेव बौद्ध, राहुल बौद्ध, शिल्पा बौद्ध, उदय बौद्ध, राजकुमार बौद्ध थे। विशिष्ट अतिथि नरेंद्र मेढ़े सर, शिलवंत रंगारी सर, गोस्वामी राजेश उके और आनंद बुद्ध विहार थाना ट्रस्ट के अध्यक्ष दीनदयाल देश भतार थाना के बुद्ध उपासक थे। चारी बाजूने रेषा 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 असलेला म्हणजे सगळीकडे त्याचे राज्य होते आणि त्यांचा मुलगा होता युवराज आणि नेहरू आणि बाबासाहेब हे त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकत होते। तेव्हा पंच जॉर्जनी म्हटलं की तुम्ही तिघे जर शिकत आहात, जो कोणी पहिला आला तर तो ह्या राज्याचा म्हणजे पूर्ण देशाचा राजा बनेल। आणि असं काय झालं की बाबासाहेबच पहिले आले। तेव्हा पंचम जॉर्जनी म्हटलं की भीमराव तू हे बन, तू राजा बन आणि माझा मुलगा हा तुझा सेक्रेटरी सचिव राहील। पण बाबासाहेबांनी ते नाकारले। नाही तर बाबासाहेबांची श्रीमंताने किती काय झाले असते, पण त्यांनी ते नाकारले। नाही, माझा समाज खूप दैन्यात आहे, खूप छळात आहे। म्हणून बाबासाहेबांनी म्हटलं आणि सभा घेणं सुरू केलं। आधी गांधींना सांगितलं सर्वांना की मी धर्मांतर करणार आहे, तुम्ही जर माझ्या समाजाला हक्क दिला नाही आणि माझ्या समाजाचा असा छळच करत राहिले तर मला धर्मांतरच करावं लागेल। म्हणून एवढे ठिकाणी त्यांनी तसं घोषितही केले। आणि शेवटी बाबासाहेबांनी मग सभा घेणे सुरू केले। अरे, जो समाज तुम्हाला पाणी मिळू देत नाही त्या समाजात तुम्ही का राहता? जो समाज तुम्हाला शिक्षण घेऊ देत नाही त्या समाजात तुम्ही का राहता? जो समाज तुम्हाला धन संचय करू नये म्हणतो त्या समाजात तुम्ही का राहता? तुम्हाला ज्या तलावाचं किंवा नदीचं पाणी कुत्रे मांजरी पितात पण तुम्हाला ते स्पर्शसुद्धा करता येत नाही त्या समाजात तुम्ही का राहता? चला उठा। एक हाक मारली आणि नागपूरला सारा लोक गोळा झाला। माझी आई पण होती त्यावेळी आणि माझ्या आईला बाबासाहेबांनी म्हटलं गावोगावी समता सैनिक दलाचे मुलं तयार करा। तर माझ्या आईने पण तयार केली। त्यावेळी मी मला वाटते 1.5 वर्षाची असेल मी। तर काळेवार घेऊन माझी आई गेली होती समता सैनिक दलाचे मुलं घेऊन।
आणि बाबासाहेबांनी ती दीक्षा स्वतः घेतली चंद्रमणी गुरुजीच्या हाताने. जरी मी हे वाचलं नसेल तरी मी जेव्हा आज 48 वर्षाचा बुजुर्ग माणूस झालो आहे ना, 48 वर्षाच्या माणसाला बुजुर्गच म्हणतात, त्याला कोणी जवान म्हणणार नाही. मी माझ्या अनुभवातून काय मला दुःखाचे वेगवेगळे पैलू मांडता येणार नाही का? दुःख आहे पण कोणत्या प्रकारचं आहे? मला वैयक्तिक दुःख नसणार हो. मी एखाद्याला म्हटलं की अरे बाबा तुला दुःख आहे का, तो म्हणेल नाही. मलाही कोणी प्रश्न विचारला तरी म्हणेल नाही मला दुःख नाही आहे. का नाही आहे? कारण माझ्या घरी रोज 80,000 रुपये पगार येऊन राहिला आहे महिन्याचा. मला सगळ्या गोष्टी विकत घेता येते. त्या वेळ आहे 12 वाजता आणि आपण देत आहात 12 वाजून 10 मिनिटांनी. फाशी मग त्या जजमेंटने ते नाकारली, ते दुसरी तारीख दिली त्याला. तर अशा टाईपचे म्हणजे बाबासाहेब विद्वान होते आणि त्याच्यामुळे त्या काळातले असे कोणीही विद्वान नव्हते. मला जर गोष्टीची गरज, दुःख का निर्माण होते, दुःखाचं मूळ कारण काय आहे? बुद्धांनी सांगितलं आहे की दुःखाचं मूळ कारण वासना आहे. वासना म्हणजे इच्छा. कोणत्याही गोष्टीची इच्छा होणे आणि तन ते जर मिळाली नाही तर मग त्याच्यातून आपल्याला दुःख होतो. साध्या सोप्या भाषेमध्ये बुद्धाचं तत्वज्ञान आहे. बुद्धाचं तत्वज्ञान जर आम्हाला प्रस्थापित करायचं असेल ना तर खूप मोठा थेरीवाद सांगण्याची काही गरज नाही. कारण बुद्धाचा सेंटरच मनुष्य आहे. आणि जेव्हा मनुष्य सेंटर आहे तर त्या माणसाला तुम्ही बघा, त्या माणसाला असलेल्या ज्या व्याध्या आहेत, जे दुःख आहे त्याला दूर करायचं आहे, हा जर आमचा कॉन्सेप्ट असेल तर खूप मोठ्या मोठ्या तत्वज्ञानाने आम्हाला ते जमणार नाही. साध्या साध्या गोष्टीतूनही आम्हाला बुद्धाचे सूत्र उलगडता येऊ शकतात. मग दुःखाची अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।